टेस्ट हुआ था, कितने लोगों ने टेस्ट दिया? हाँ, हैंड रेस करें। अच्छा, दिया कितनों ने नहीं था? हैंड रेस करें। आप लोगों ने नहीं दिया? लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप काहे फरार इख्तियार करेंगे टेस्ट देने से, आप वहीं के वहीं खड़े रहें, आपको अपने बारे में कैसे पता चले? मैं अगर आपको ये टास्क देता हूँ कि जितने अब तक टेस्ट के नंबर्स आए हैं, आप उनके नंबर्स एक जगह पे लिखें, मैं आके देखती हूँ। आप जितना टेस्ट देकर पॉलिश हो सकते हैं, इतना किसी और चीज से पॉलिश नहीं हो सकते। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आपने कोई टेस्ट मिस नहीं करना। ठीक है? आप मुझे बताएंगे, इंडिविजुअली एक बायोलॉजी का टेस्ट है, आप उससे इवैल्यूएट नहीं होते, एक बात याद रखिए। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, बायोलॉजी से उसको इतना ज्यादा बायोलॉजी उसको अच्छी लगती थी, मैं ये समझता था कि शायद ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा उसी तरह एक्टिव है। अब जो बायोलॉजी का सवाल पूछता उसको आता था। जब मेरिट लिस्ट लगी, उसका नंबर था, मुझे याद है, 4400 के करीब। 4400। आप सोचें, जो पहले 1000 लोग होते हैं उनका मेडिकल में एडमिशन होता है तकरीबन कमोबेश, मेरिट नंबर कौन सा? 4400। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि 4400 मेरिट पे मौजूद है, उसका इतना मेरिट नहीं आ सकता है। मुझे बाकी टीचर से बात करने में पता चला कि सिर्फ वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते। आपकी सक्सेस उस वक्त है कि आप, अगर लॉजिकल रीजनिंग भी आपके पास आती है, इंग्लिश भी आती है, तो आपको फुल उसमें कमांडमेंट हासिल होनी चाहिए, उसमें नंबर्स आपके कम नहीं होने चाहिए। और आपकी इस वक्त जो प्लानिंग है, अगर कोई पोर्शन आपका वीक है, अगर कोई पोर्शन आपका वीक है, आपके सिनोनिम्स वगैरह आती है क्या इंग्लिश में? आते हैं ना? अगर कोई पोर्शन आपका वीक है, आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो आप अपने पूरे डे में उसका टाइम स्पेसिफिक करते हैं कि आपने इस टाइम, इतना टाइम उसको लाजमी देना। ठीक है? आपके जहन में है कि हम कितने सिनोनिम्स याद करें, तो आप उसको डिवाइड कर लें। आप उसको डिवाइड कर लें। किसी को कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन करने की आदत नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिहाज से आपको नसीहत इसलिए कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट मुतासिर ना हो। आपके जो नंबर जिसमें आएंगे, तो सब में अच्छे नंबर आने चाहिए, ताकि आप जो है वो, आपका स्कोर वहां पे एग्रीगेट अच्छा है। और मैं समझता हूँ सबके प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है? तो अब मैं आपके नंबर्स को देखूंगा, किसी का रीजन नहीं है कि हमारे पास नंबर कम आए, तो क्यों नंबर्स कम? आपका जो आने वाला वीक टेस्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें बायोएनर्जेटिक का पार्ट सिर्फ सेलुलर रिस्पिरेशन आएगा। ठीक है? और नॉर्मल इसमें मुझसे कहा गया 30 एमसीक्यू आएंगे, तो आपने टेस्ट अच्छे से अच्छा दें। ठीक है? ओके। which is there in the civil restoration, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की हो गई। ठीक है? चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है आपके पास, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मैंने फॉर्मेलिटी नहीं की है इस बार, आप सबको ये नसीहत कर रहा हूँ कि आप सारे जो है वो टेस्ट टाइम नेक्स्ट टाइम अपीयर होंगे। ठीक है? और मत समझिए, मैं आपको बताऊं, आप लोग मत समझें कि आप बड़े हो गए। आपको पता है मेडिकल के हाई क्लासेस में, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में जो टीचर्स मिलती है, टीचर पे डिपेंड करता है। वो पता है क्या करते हैं, अगर बच्चा एब्सेंट होता है फोन करवा देते हैं कि भाई बच्चा तो नहीं कहेंगे उस वक्त कि आपका जो बनने वाला डॉक्टर है एमबीबीएस, वो आज एब्सेंट है। ठीक है? वो आज हॉस्पिटल में क्लास लेने के लिए नहीं आया, उसकी क्लिनिकल क्लास। वाई नॉट कि मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करके बात करूं, क्या कहते हैं कि हाँ आपने, क्या कहते हैं, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, और आप उससे ज्यादा तवक्को आप नहीं रखिएगा, टाइम जाया कर रहे हैं। टाइम हाया करने की जो सबसे मेन वजह, आपके हाथ में मोबाइल है। आपकी किताबें रंगीन हो, कलर्ड हो, हाईलाइटेड हो, आपने रीडिंग दी भी हो। ठीक है? आपने रीडिंग दी भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज से आप पछताएंगे एंड पे, वो आपने किताब की रीडिंग नहीं दी भी होगी। आप किताब की इतनी अच्छी रीडिंग करें कि आपको किताब की गलतियां आइडेंटिफाई होना शुरू हो।
ठीक है, आपको पता चलना लग जाए कि हाँ भाई ये सही है कि गलत, तो आपने रीडिंग इतना डूब कर दी थी। और सिर्फ रीडिंग नहीं देनी, याद भी करना है। ठीक है, सिर्फ रीडिंग नहीं देनी, याद भी करना है। मेरे भाई बच्ची की फर्स्ट ईयर में 77% थी, आउटसाइडर थी। उसके हर टेस्ट में समझ में उस वक्त नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो 0 से कम नंबर आते थे। मैंने कहा ये सर पता नहीं क्या मसला है। मैंने कहा देखिए बेटा, पहले की बात है आपके कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने सिर्फ 77% लिए रट्टा लगा के 9 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको समझ के नहीं किया। अभी आपकी गलती ये आ रही है कि आप कह रही मतलब रीडिंग देके आती है। मैंने कहा रीडिंग नहीं देनी, आप आपने वो किताब की लाइनें याद कर ली। और स्टूडेंट्स को किताब की लाइनें इसलिए याद नहीं होती, तो पहले आप नोट्स याद कर लें, नोट्स रिवाइज कर लें, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको याद कर चुकी। ठीक है, आप ऑलरेडी उन नोट्स को याद कर चुके। आप वहां से पहले रिवाइज करें, फिर किताब से आगे बढ़ सकते। बार बार आपको नसीहत तो नहीं दूंगा, टाइम भी जाया करूंगा पढ़ाने के लिए, लेकिन जैसा आपसे कह रहा हूँ आप इसको फॉलो करें। ठीक है, चले इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। वैसे रहे कुछ कह रहे हैं। सेल, ओके। देखिए सेल के बगैर तो पेपर ही नहीं बनेगा। और मैं आपको एक बार बता दूं, सेल के बगैर पेपर नहीं बनेगा। और जब चैप्टर रिप्रोडक्शन आएगा तो उसके हवाले से सेल साइकिल भी आएगी, यानी कि माइटोसिस मियोसिस की आएगी, बढ़ना करेगी। तो ये सेल के साथ अगर सेल में शुरू करूंगा तो आप पूरी रिवाइज कर सेल साइकिल। ठीक, ओके, तो सेल शुरू करनी। चलिए सेल के बारे में बात करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि सर रिस्पायरेशन एरोबिक एनारोबिक है कि नहीं है। वो 2 मिनट की बात है। आइए आप आपकी तरफ से ही बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये ग्लूकोज है, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। लग रही है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा। ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में पड़ा रहकर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसके अंदर देखिए कि इसमें आपके पास एक NADH जो है NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाए। अब आप जरा पीछे का हिसाब किताब देख लें। पीछे का हिसाब किताब था आपके पास एटीपी यूज दो थे। NADH फॉर्म जो थे वो दो थे। एटीपी जो फॉर्म थे वो 4 थे। ठीक है, एटीपी फॉर्म जो थे वो आपके पास 4 थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे NADH यूज हो गए, 2 NADH यूज हो गया। तो इससे आप इसको कैंसिल कर दें, 4 में से 2 माइनस कर दें, आंसर आ गया 2 एटीपीज प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक है, 2 एटीपीज मिलेंगे, साथ में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन का फेट है जो बात आपने पूछी। ठीक है, यानी कि आप किसी किस्म की कोई क्रैश साइकिल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं और गहराई पे चला जाता हूँ, अच्छा है कि आपको बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए पेपर बनाने वाला सोचेगा नहीं, वो कहीं भी उधर चला जाएगा। ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, ये लिवर में जाएगा। और लैक्टिक एसिड लिवर में जाने के बाद कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम्स चाहिए वो आपके पास कौन सी है, आपके पास है ऑक्सीजनेसिस। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम्स चाहिए वो आपके पास है ऑक्सीजनेसिस। यानी ऐसे एंजाइम्स चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट।
तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उतनी तेजी से लैक्टिक एसिड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उतनी जल्दी थकन रिलीज होगी, ठीक है। आपने लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन एक्सरसाइजिंग स्टेट में बढ़ी है, 100 मीटर आप भागे, 100 मीटर एथलीट भागा, थकान जिसकी जल्दी रिलीव होगी, एथलीट की थकान जल्दी रिलीव होगी। उसकी वजह क्या है कि जब एथलीट भागा है, पहले से भागता आ रहा है, तो उसमें नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको एंजियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। तो जो मसल्स के अंदर जो नए ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी, एंजियोजेनेसिस होगी, वो बहुत तेजी से इस लैक्टिक एसिड को कहां लेके जाएंगी, लिवर तक लेकर जाएंगी। और लिवर में आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, तो उससे ये होगा कि आपके पास वो जल्द से जल्द लैक्टिक एसिड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और थकान रिलीव होगी, ठीक है। तो मतलब ये लैक्टिक एसिड का आगे का काम भी याद रखें, ठीक है, कि वो इस तरीके से डील हो सकता है। उसको कोरीज लैक्टिक एसिड साइकिल कहते हैं, लेकिन ये वाला नाम आपकी किताबों में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन डेबिट का वर्ड जरूर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये ऑक्सीजन डेबिट कहलाता है, ओके। एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है, इसको आप एनारोबिक रिस्पिरेशन का नाम है। अच्छा, एनारोबिक रिस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो इस हवाले से दो तरह की फर्मेंटेशन है, एक तो आपने देख ली लैक्टेट फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और दूसरी जो फर्मेंटेशन है उसके बाद उसमें आपके पास क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वही सामने में नहीं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको मिलती है बेकिंग इंडस्ट्री में। बाजू का सवाल बहुत आसान भी आ जाते हैं, जरूर नहीं कि हमेशा मुश्किल सवाल आए। बेकिंग इंडस्ट्री में वो ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, वो ईस्ट पाउडर आपके पास ग्लूकोज को एसएच एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एसिड एल्डिहाइड जो है उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस देन कन्वर्ट्स इनटू थायराइड। यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ब्रेड डफ राइस करती है, यानी कि ये आटा जो है उसको फैला देती है। और से देख लें इस पूरे प्रोसेस में, आप सबकी आंखें खुली होनी चाहिए, इस पूरे पूरे प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक क्या कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, नहीं हुई। ये जो आपके पास लैक्टेट है, ठीक है, ये जो आपके पास लैक्टेट है, ये आपके पास C3H6O3 यानी कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ पे कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई, पायरोवेट में भी 3 कार्बन पॉलीन। तो यहाँ पर आपके पास जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बहुत ध्यान में रखें, ओके। इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये आपके पास वाइन प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये भी सुन लें कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है वो नॉर्मल कंडीशन में बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं, वो पैरासाइट्स आपके पास क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं, सॉरी एनारोबिक रिस्पिरेशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे गट के अंदर एस्कैरिस रहते हैं, टेपवर्म रहता है,
वहां पे वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, लिवर फ्लू एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, जितने हेल्पेंस हैं वो ज्यादातर एनारोबिक रिस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पौधे जो पानी में घिरे हुए होते हैं, वाटर लॉग्ड एरियाज में, तो वो भी उनकी रूट्स एनारोबिक रिस्पिरेशन कर रही है, तो नॉर्मल हालत में वो एनारोबिक रिस्पिरेशन कर रही है। ठीक है, ओके, तो बहरहाल आपको इस हद तक ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप जरा गौर करें, अगर एक ग्लूकोज एरोबिक ऑक्सीडेशन कर रहा है तो 36 एटीपी मिल रहा है, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर एनारोबिक ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सिर्फ आप देखें, सिर्फ 2 एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक है, बात ध्यान में रखें। ओके, ऐसा भी हुआ है कि एक दफा एंट्री टेस्ट में सवाल ये 36 एटीपी पे आया। अब स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, आपको अपनी मर्जी का जवाब इंटरनेट पे मिल जाएगा, इस बात ध्यान रखें। हर थोड़ी देर बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे, उनको एक मैसेज आता कि देखें 38 बन रहे हैं, आंसर 36 कैसे, आंसर 36 कैसे। मैं आपको अपनी मर्जी का जवाब भी इंटरनेट पे वेबसाइट पे मिल जाए। और मैं वजाहत करता हूँ, इंसान का हार्ट और इंसान का लिवर, उसके अंदर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसकी इनर मेम्ब्रेन पे इतने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं कि वो 36 के बजाय 38 देते हैं। ठीक है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल होते हैं हार्ट के और लिवर के। ठीक है, लेकिन अगर आपने 38 लिखा तो गलत माना जाएगा, वह ध्यान में रखें। ठीक है, और 36 ही आपका करेक्ट आंसर है कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल करेगा तो उसमें आपके पास 36 एटीपी। चले, कोई और सवाल करना है प्लीज करें, कोई और ऐसी चीज। देखिए, मैंने आपको NADH बता दिया, विटामिन बी ड्राइव है, कोएंजाइम है, विटामिन बी ड्राइव है, फिर DH2 विटामिन बी ड्राइव, आपको सब बता चुका हूं पीछे। ठीक है, ताकि आप इसमें गड़बड़ ना करें। और इसके अलावा आपके पास अच्छा एक और बहुत अहम चीज, सुनिए जरा गौर से। मतलब यहाँ पे मैं अगर सवाल निकालना चाहूँ तो मैं फिर मेरे पास पेपर में पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं फैट से एनर्जी लेना चाहता हूँ तो कैसे मिलेगी, या प्रोटीन से एनर्जी लेना चाहता हूँ तो कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, देखें, क्रेब साइकिल वो रास्ता है जो सारी डायरेक्टरी प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन है। मतलब अगर फैट से एनर्जी मुझे लेना चाहूँ तो मुझे क्रेब साइकिल के जरिए मिल जाएगी। यानी कि फैट्स कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएगा जो क्रेब साइकिल में दाखिल हो जाए। प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाएंगे, वो अमाइनो एसिड क्रेब साइकिल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, मुझे एनर्जी मिल जाएगी। बात ध्यान में रखें, तो क्रेब साइकिल एक कॉमन पाथवे है कि आपकी डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है, प्रोटीन और लिपिड्स हैं, और एक आदमी कैद में है, तो वो अगर किसी और प्रोडक्ट से एनर्जी लेना चाहेगा तो वो क्रेब साइकिल के रास्ते से ले सकता है। आपके पास जो क्रेब साइकिल की है समझ लें वो इनकम्प्लीट है। एमबीबीएस में क्रेब साइकिल देखेंगे तो सर्कल बना होगा, सारे नाम ये लिखे होंगे, लेकिन वहां एरोज बने होंगे कि ये वाला अमीनो एसिड इस स्टेज से दाखिल होगा, ये वाला अमीनो एसिड इस स्टेज से दाखिल होगा, और वो क्या करेगा, क्रेब साइकिल से गुजर के एनर्जी देगा। उसी क्रेब साइकिल में मेडिकल के अंदर जो आप क्रेब साइकिल देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि लिपिड्स टूट रहे हैं और बना रहे हैं एसिटाइल कोई। आप देखें एसिटाइल कोई जो है वो आपके क्रेब साइकिल के अंदर मौजूद है, और वो एसिटाइल कोई जब क्रेब साइकिल से गुजरेगा वो क्या करेगा, आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, वो आपको एनर्जी दे देगा। एसिटाइल कोई, कोलेस्ट्रॉल अगर टूटेगा एसिटाइल कोई बनेगा, वो आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, चलिए, बहरहाल कुछ मेरे लिए भी छोड़ देंगे, मैं आपसे पेपर में पूछ सकूं। ठीक है, और पेपर जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है एक तरह से वो चीज सिखाने के लिए भी होती है कि आपको चीज सीखने को मिल जाए। चैप्टर सेल की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, चैप्टर सेल की बात करने जा रहा हूँ। चैप्टर सेल जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर सेल जो है उसमें आपके पास तमाम सेलुलर ऑर्गेनेल से फंक्शन आपको आने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनेल जो है उसके फंक्शन आपको आने चाहिए। ये नोट कर लेना।
आज आपका टेस्ट सेलुलर एक्सपैरेशन का बायोएनर्जेटिक जरूर लेता, लेकिन ये मुझसे कहा गया कि आपका ये टेस्ट है संडे वाला लंबा है, तो मैंने वो उसमें मर्ज कर दी है, ठीक है, ताकि वो आप उसी में दे सकें और मैं आपको पढ़ा दूँ इस टाइम। वरना मैं आज आपको ये बायोएनर्जेटिक सेलुलर एक्सपैरेशन का टेस्ट जरूर ले। और देखिए मेरी नसीहत याद रखें, लेकिन पायरोवेट का नाम आया है ना। हाँ, आप ही से पूछो पायरोवेट और कहाँ पढ़े आपने इससे चेक, मतलब सेलुलर एक्सपैरेशन के अलावा भी पढ़े। हाँ, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, वहाँ कहाँ पढ़े? सी फोर साइकिल में पढ़ा। जब आपको पायरोवेट से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आएगा तो हो सकता है वो उसमें डाल देंगे दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द फोटो एक्सपैरेशन। ठीक है, फोटो उस पे सी फोर साइकिल, सॉरी सी फोर साइकिल में आपके पास बनता है। सी फोर साइकिल के स्टेप्स क्या हैं? राइबोसोम 1,5 बिस्फॉस्फेट ऑक्सैलोज स्टेट में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोज स्टेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, CO2 रिलीज होती है और पायरोवेट दोबारा से फॉस्फोरस पायरोवेट में कन्वर्ट। अगर पायरोवेट पे एमसीक्यू हो सकता है वहां से मतलब इग्नोरेंस मत दिखाइएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप फोटोसिंथेसिस ठीक है नहीं है, लेकिन मैंने जो पेपर देखे हैं ना, दे आर नॉट 100% बाउंड की जो टॉपिक आपको मना किए गए उसमें घुसेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये बात ध्यान रखिए, तो वो लगते दोस्त, ये बात ध्यान रखिए। थोड़ा सा तेज ना चलें। ये क्वेश्चन मिटा दूं, ये मिटा दूं।
ठीक है, सेल में सबसे पहले आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें। ये आपको लिपिड बाइलेयर नजर आ रही है। लिपिड्स यहाँ पे मौजूद है, वो आपके पास है। मेन जो मौजूद है वो फॉस्फोलिपिड्स है। इसके अलावा कोई भी चीज मौजूद हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी जगह की सेल मेम्ब्रेन है। कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है और कितने किस्म के लिपिड्स हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड में ये फॉस्फोट पार्ट है, ये ग्लिसरॉल है और ये दो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है और ये दो फैटी एसिड्स के धागे मौजूद हैं। इसमें आपके पास ये वाला जो एंड है, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो आपको एक्सट्रीम एंड्स नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज हाइड्रोफिलिक पार्ट। कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और ये दोनों के दोनों प्रोटीन जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं, या इसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का भी नाम देते हैं। इससे पूछूंगा अब सवाल, मैं आपको पता है चैप्टर शुरू करता हूँ तो सवाल करता हूँ। मैं इस डायग्राम को बना इसीलिए रहा था कि मैं इससे सवाल करना है। पहला सवाल आपसे करूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए। अभी तक 5 दफा ये वाला सवाल एंट्री टेस्ट में पूछा जा चुका है। ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए। सोडियम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो नजर आ रहा है। Na लिखने के बाद तो कोई शक ही नहीं रह जाता कि सोडियम की ट्रांसपोर्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट कौन सी टाइप की ट्रांसपोर्ट आप बताएं। नहीं, ना ये सोडियम ट्रांसपोर्ट है, ना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने पूछी, आप बताएं कौन सी ट्रांसपोर्ट। यस, दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैसे पहचाना आपने? हाई से लो कंसंट्रेशन की जाने हुए और चैनल प्रोटीन की मदद से। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, फर्ज करें कि वो आपको ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं पूछते, आप मुझे एग्जांपल देंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो कहां पे रही? नहीं, हमारी बॉडी में कहां पे हो रही? तो सर ये शाबाश, पोटेशियम लीकी चैनल जहाँ पे होते हैं यहाँ पे सोडियम लीकी चैनल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब नर्वस इंपल्स नर्व मैसेज ट्रांसमिशन होती है तो उसमें डीपोलराइजेशन का स्टेप होता है। डीपोलराइजेशन में सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से अंदर जाता है, हाई से लो पे जाता है। इसी तरह आपके पास सोडियम की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो जब एग्जाम में आपके आया है तो आया है कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है डीपोलराइजेशन के जरिए सोडियम जाता है, तो कौन सी ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम के हवाले से, एक और आपके पास चैनल प्रोटीन है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो,
ठीक है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है, ये अंदर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, अंदर से बाहर आ रहे हैं, हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, चैनल प्रोटीन के जरिए आ रहा है। अगेन दिस इज द फैसिलिटी डिफ्यूजन। अगर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में रिपोलराइजेशन होती है तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, फर्ज करें यहाँ पे आपके पास मौजूद है ये अल्कोहल मौजूद, ठीक है, अल्कोहल मौजूद है, यहां से यहां जा रहा है, ट्रांसपोर्ट बताइए कौन सी ट्रांसपोर्ट? डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की खास बात ये है कि उसमें ये प्रोटीन हेल्प नहीं करते। सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन दे आर सब टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की सब टाइप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और इन दोनों में गौर से सुन लें, चाहे सिंपल डिफ्यूजन है चाहे पैसिव डिफ्यूजन है, इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी नहीं चाहिए। मेरे अल्फाजों को गौर से सुनिए, मैंने कहा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो मूव कर रहे होते हैं उस एनर्जी को कहते हैं, वो एनर्जी चाहिए, लेकिन एटीपी की फॉर्म में एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। वो लफ्जों की हेरा फेरी से आपका एमसीक्यू ऊपर नीचे कर देते। चलो इसके बाद आइए, यहाँ पोटाशियम आके लगा, यहाँ एटीपी आके लगा, ये प्रोटीन अंदर घूम गया, पोटाशियम अंदर आ गया, ट्रांसपोर्ट बताइए कौन सी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, गुड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी चाहिए जिसमें वो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब मैं, देखिए मैंने चारों के नाम आपसे कहलवा दिए। अब आपकी दो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जितनी भी किताबों में आपके पास जहां जहां ट्रांसपोर्ट दी गई है, मैं उसके हवाले से आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, बारी बारी। सबसे पहले तो सुन लें कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास एक सिंपल डिफ्यूजन है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप बहरहाल आपके कोर्स में नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके पास हाई से लो हो रही है, ठीक है, इसमें कोई चैनल प्रोटीन का रोल नहीं है, और इसमें आपके पास चैनल प्रोटीन मौजूद है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के में आपके पास कैरियर और चैनल प्रोटीन जो है वो रोल प्ले करेगा। इसके अलावा आपके पास लो से हाई होती है, और साथ में आपके पास क्या है, एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए, एटीपी की फॉर्म। अब मैं और आप सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन बाहर खड़ी हुई है और फिर सेल के अंदर जा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जा रही है, कौन सी ट्रांसपोर्ट? बाहर से अंदर जाने पे एक्टिव हो जाएगा, कोई चीज बाहर खड़ी के अंदर जाएगी तो एक्टिव हो जाएगा। हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, बगैर प्रोटीन के जा रही है, कौन सी है भाई? सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन सेल के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जा रहा है, अल्कोहल सेल के अंदर जा रहे हैं, सब आपको सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल्स में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल में आपको मैंने एक सोडियम के बारे में बताया, मैंने सिर्फ सोडियम निशानी के तौर पे लिखा है। सोडियम जरूरी नहीं है कि हर बार फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जाए, बस ध्यान रखें। पोटेशियम मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, न्यूरॉन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, उसकी बात हो रही। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कहाँ हो रही है? रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो वो जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। मैं अगर
अगर कोई मिस करूं तो बता दीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल आपने जो सुन रखी है, एक तो आपने सुना है कि न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट किधर होती है? न्यूरॉन्स में होती है, ठीक है, किधर होती है? न्यूरॉन्स के अंदर होती है। मजीद आइए, फ्लोएम लोडिंग एंड लोडिंग में कौन सी होती है? फ्लोएम अनलोडिंग, लोडिंग एंड लोडिंग में सक्रोज की ट्रांसपोर्ट होती है, किसके जरिए होती है? बोले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, सक्रोज लोडिंग एंड अनलोडिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। मजीद देखिए इधर, ये गार्ड सेल ने अभी स्टोमेटा को बंद किया हुआ है, फिर स्टोमेटा खुल जाए, ठीक है, फिर स्टोमेटा जो है वो खुल जाए, तो जो आपके पास स्टोमेटा खुल गया, तो यहाँ पे दरअसल क्या हुआ? यहाँ पे दरअसल पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट हुई, ठीक है, पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट हुई है, और उसके पीछे पीछे पानी भी जाता है। पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग करने के लिए। चले और ध्यान में रखें और रिकॉल करें, ये रूट ईयर है आपकी, यहाँ पे नाइट्रेट आइंस और यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम आइंस। या आप रिकॉल करें, आपने हेलोफाइट्स पढ़े, हेलोफाइट्स की खास बात ये है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले सॉल्ट्स को अंदर लेते हैं, उसके पीछे पीछे पानी जाता है, तो पानी अंदर चला जाता है, फिर वो क्या करता है? पानी और सॉल्ट ऊपर ट्रांसफर करके उसको सॉल्ट लेने से बाहर फेंक देते हैं। या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ फॉर्मूला फंक्शन इन ट्रांसफर। नाइट्रेट आयंस, ठीक है, नाइट्रेट आयंस और इसके अलावा मैग्नीशियम आयन जो है वो रूट के अंदर आपके पास की ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सोचें और सोचें, और कहां कहां पढ़ी? किडनी के अंदर पढ़ी, आप होम्योस्टैसिस चैप्टर आपका शामिल है, ठीक है। किडनी में जरा रिकॉल कर ले, किडनी में आप इस तरह से रिकॉल करेंगे कि लगेगा ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का आपके पास सेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये सेंडिंग लिम्ब है। इस असेंडिंग लिम्ब के सेल की क्या खास बात है? इस असेंडिंग लिम्ब के सेल की खास बात है, यहाँ सोडियम आके लगता है, क्लोराइड आके लगता है, पोटेशियम आके लगता है, ये तीनों के तीनों एक साथ सेल के अंदर जाते हैं, ये तीनों के तीनों एक साथ सेल के अंदर जाते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम टू क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई। नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट पीसीटी के अंदर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई। सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट होती है वहां पे। अगर सोडियम ग्लूकोज को लाजमी याद रखें, अमीनो एसिड नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है। चले और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ का होगी? पूरी किताब, जितने किताब में ध्यान में पढ़े आपने वो रिकॉल करें और कहो। ठीक है, चले और ठीक है, इतनी एग्जाम्पल फिलहाल का। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन सेल चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा है, और आपको बता दूं शायद कोई पेपर ऐसा ना हो जिसमें आपके पास इससे पेपर, इसके बगैर पेपर बना हो। ये लाजमी आए, ठीक है, ये लाजमी आए। और स्टूडेंट्स जो है वहां पे थोड़ी सी ब्लंडर कर लेते हैं अगर, तो कुछ बातें हैं कि भाई गलती हो गई, हमें घर आके पता चला। कॉमन स्टेटमेंट, मोबाइल बंद करके बैठ जाएंगे, बस छुप के बैठ, किसी से बात ही नहीं करनी। ये एलिमेंट पता है कब आता है?
जजमेंट उस वक्त आता है जब आप पहले से escape out तलाश कर रहे होते हैं, टेस्ट जो हमारे होते हैं उससे आप escape out तलाश करते हैं। आप बताओ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले केएमडीसी का टेस्ट अलग होता था, केएमडीसी का भी टेस्ट देते थे, आसान का भी टेस्ट देते थे, जितने प्राइवेट कॉलेज थे उनका भी टेस्ट देते थे, फिर दाव वाले टेस्ट में जाके बैठते थे तो आराम से हो जाता है एडमिशन। या जमीयत वाले कोई शादी हॉल वगैरह लेके वहां अपना टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट जो है वहां जा जाके टेस्ट दे रहे होते हैं, भले उसमें वो बाजू का आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए। बेटा हम जो आपके टेस्ट रखते दे रहे हैं उसको ही दे दीजिए, काम आएगा, ठीक है काम आएगा, पेपर संभाल के रखें, फाइल बना रहे हैं, उससे रिकॉर्ड करें, चले इतना कॉपी करें फिर आपके पास। अब इसी सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बेटा हम पीछे एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़कर आ रहे हैं कि कोर्टिसोल, एंडोस्ट्रोम, प्रोजेस्टेरोन इसको भी मतलब दाखिल होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कौन सी है, सिंपल डिफरेंट है, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड को रोकती नहीं है, वो आराम से उसको अंदर जाने देती है, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड को रोकती नहीं।
आप भी बेटा जब सेल डिवाइस करेंगे और सिर्फ सेल जनरेट डिवाइस करेंगे तो आप बैठ के रिकॉल करेंगे कि जितनी आपने फर्स्ट से सेकेंड की बायोलॉजी पढ़ी है, जहां जहां आपने एक्टिव ट्रांसफर कैसे डिफरेंट पढ़ी है, उसको एक जगह पे बैठ के एनालिसिस करें कहां कहां पढ़। सवाल कर दूं कर। देखिए अब आपका चैप्टर बेटा होम्योस्टेसिस का भी है, जो बात मैं इनको बता रहा हूँ आप भी गौर से सुन लें। ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग फैक्टर। क्या यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को ये बात पता है कि असेंडिंग लिंब जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर, सबको पता है? हाँ। अब मैं इसका एक सेल बना रहा हूँ, ये देखिए इसका एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ बीच में से यूरिन जा रहा है, इसकी दीवार इम्परमिएबल टू वाटर होती है, ग्रीन निशान डाल रहा हूँ दोनों तरफ। अब क्या बना रहा हूँ, अब कैरियर प्रोटीन बना रहा हूँ, यहाँ से जो यूरिन जा रहा है उसके अंदर जब तक सोडियम इससे आके अटैच ना हो, दो क्लोरीन आके अटैच ना हो, पोटाशियम अटैच ना हो, ये सारे मिलके एक साथ अंदर जाते हैं एटीपी अटैच होने के बाद, और ये सेल के अंदर आ जाता है। पीछे पानी नहीं आता क्योंकि ये इम्परमेबल टू वाटर हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो इस तरफ आ जाता है। तो इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको ये वाली बात। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये करा दिया सोडियम टू क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसफर, ठीक है। चलिए अच्छा, मुझे जाते जाते बस एक सवाल का जवाब दे दें, आप बता दें एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल बता दें, एक्सोसाइटोसिस सेल के अंदर एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल बता। चलिए आप बता रहे एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल बता। हाँ, एक्सोसाइटोसिस क्या बताइए क्या, ये और बता दे भाई, आप बता दें।